द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो कभी सोचा है कि दुनिया में लाखों कानून हैं, फिर भी वकील और जज उन्हें आखिर समझते कैसे हैं? इसका राज कानून के क्लासिफिकेशन में छिपा है और आज हम इसी दिलचस्प विषय की परतों को खोलेंगे। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लॉज? तो सवाल यही है कि हम इन लाखों कानूनों के बीच रास्ता कैसे खोजें। जरा कल्पना कीजिए कि कानून एक विशाल उलझा हुआ जाल है। क्लासिफिकेशन एक मैप की तरह है जो हमें इस जटिल जाल को सुलझाने और सही रास्ता खोजने में मदद करता है। Classification of law, the systematic arrangement of various legal principles, rules and areas of law based on their nature, purpose and scope. सीधे शब्दों में कहें तो कानून का क्लासिफिकेशन यानी लीगल प्रिंसिपल्स और नियमों को उनके नेचर और उनके मकसद के आधार पर व्यवस्थित करना। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को सब्जेक्ट के हिसाब से सजाने जैसा है। अगर आपको हिस्ट्री की किताब चाहिए तो आप सीधे हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप हर एक किताब को देखेंगे। क्लासिफिकेशन कानून के साथ ठीक यही करता है। तो आज हम इस सफर पर निकलेंगे जहां हम कानून की अलग-अलग लेयर्स को समझेंगे। हम पता लगाएंगे कि व्हाई क्लासिफाई लॉ, इंटरनेशनल और नेशनल लॉ में क्या फर्क है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लॉ के बीच की लाइन कहाँ है, और हाँ, क्रिमिनल वर्सेस सिविल लॉ। फिर देखेंगे सब्सटैंटिव वर्सेस प्रोसीजरल लॉ और आखिर में व्हाई दिस सिस्टम मैटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Why classify law? Bringing order to the intricate web। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमें कानून को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों है? क्या हम बस सारे कानूनों को एक बड़ी सी किताब में नहीं रख सकते? खैर, सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता? बिल्कुल केओस। क्लासिफिकेशन इसी कानूनी केओस में एक सिस्टम लाता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि ये समझ, व्याख्या और एप्लीकेशन को बढ़ाता है। इससे लीगल प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। ये कानूनी शिक्षा और रिसर्च को आसान बनाता है और एक ज्यादा कुशल और सुलभ कानूनी सिस्टम को बढ़ावा देता है। इससे बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है। सोच के देखिए, जब एक जज को किसी मामले पर फैसला सुनाना होता है तो वो आसानी से उस विषय से जुड़े कानूनों को ढूंढ सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय जल्दी और निष्पक्ष रूप से हो। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी के लिए काम आसान करती है। इंटरनेशनल वर्सेस नेशनल लॉ, द वर्ल्ड्स रूल्स वर्सेस अ नेशंस रूल्स। अब हम कानून के सबसे बड़े डिविजन्स में से एक पर आते हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपके घर के अपने नियम हैं, ये हुआ नेशनल लॉ। और फिर आपके मोहल्ले के नियम हैं कि सभी घर एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे, ये हुआ इंटरनेशनल लॉ। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ देशों के बीच के रिश्तों को कंट्रोल करता है। ये ट्रेडिशंस और ट्रीटीज यानी संधियों पर आधारित होता है, जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स या युद्ध के नियम। दूसरी तरफ है नेशनल लॉ, जिसे म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं। ये एक देश के अंदर के कानून हैं जो उसकी सीमाओं के भीतर लागू होते हैं। ये लोगों और स्टेट को गवर्न करता है, जैसे कि इंडिया के ट्रैफिक रूल्स या टैक्स कानून। तो एक देश के आंतरिक नियम है और दूसरा देशों के बीच के नियम। इंटरनेशनल लॉ के भी दो हिस्से हैं। पहला, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये नियम है कि एक देश दूसरे देशों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुजरिम एक देश में अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो ये ट्रीटीज तय करती हैं कि उसे वापस कैसे लाया जाएगा। दूसरा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये तब काम आता है जब अलग-अलग देशों के लोगों के बीच कोई विवाद हो, जैसे कि एक इंडियन और एक ब्रिटिश नागरिक के बीच कॉन्ट्रैक्ट का मामला। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लॉ, द स्टेट्स बिजनेस वर्सेस इंडिविजुअल अफेयर्स। तो अब जब हमने देख लिया है कि देश एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं, तो आइए एक देश के अंदर झांकते हैं। यहाँ कानून दो मुख्य कैटेगरीज में बढ़ते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये स्टेट के मामलों और हमारे पर्सनल मामलों के बीच का अंतर है। पब्लिक लॉ सरकार और आपके बीच के रिश्तों से जुड़ा है। ये उन मामलों को कवर करता है जो सीधे समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार या टैक्स चुकाना, पब्लिक लॉ के अंदर आता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट लॉ लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कानूनी रिश्तों और विवादों से डील करता है। मिसाल के तौर पर, जब आप एक घर किराए पर लेते हैं या एक कार खरीदते हैं तो ये प्राइवेट लॉ द्वारा शासित होता है। ये आपके और मकान मालिक या कार डीलर के बीच का मामला है। पब्लिक लॉ के तीन मुख्य स्तंभ हैं,
सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक कानून। ये सबसे बड़ा कानून है जो सरकार का ढांचा तय करता है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो सरकारी एजेंसियों और उनकी शक्तियों के लिए नियम बनाता है, जैसे आरटीओ या पासपोर्ट ऑफिस। और आखिर में है क्रिमिनल लॉ, जो समाज के खिलाफ होने वाले अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए सजा तय करता है। ये तीनों मिलकर एक सिस्टमैटिक समाज सुनिश्चित करते हैं। प्राइवेट लॉ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छूता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, इनहेरिटेंस, ये सब इसके हिस्से हैं। जब आप नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। जब आप घर खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी लॉ। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही से नुकसान होता है तो ये टॉर्ट्स के कानून के तहत आता है। शादी और तलाक जैसे मामले फैमिली लॉ द्वारा नियंत्रित होते हैं और वसीयत से जुड़े मामले इनहेरिटेंस लॉ के तहत। क्रिमिनल वर्सेस सिविल लॉ, रॉन्ग्स अगेंस्ट सोसाइटी वर्सेस डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब हम कानून के उन दो चेहरों को देखेंगे जिन्हें हम अक्सर फिल्मों और खबरों में देखते हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉ। एक समाज को अपराधों से बचाता है जबकि दूसरा लोगों के बीच के विवादों को सुलझाता है। आइए देखें कि वो कितने अलग हैं। ये टेबल इनके बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। क्रिमिनल लॉ में एक्शन क्या है? एक अपराध जो पब्लिक, समाज या स्टेट के खिलाफ है। और केस कौन लाता है? द गवर्नमेंट ब्रिंग्स द केस। यहाँ गुनाह को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करना होता है, मतलब कोई शक की गुंजाइश ही ना हो, क्योंकि नतीजा जेल या जुर्माना हो सकता है। वहीं सिविल लॉ में केस एक व्यक्ति या पार्टी लाती है जिससे नुकसान हुआ हो, और सबूत का बोझ, यहाँ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस पर जिम्मेदारी तय होती है। मतलब बस ये साबित करना है कि 50% से ज्यादा संभावना है कि दावा सच है, और नतीजा आमतौर पर पैसे का मुआवजा होता है, जेल की सजा नहीं। सब्सटेंटिव वर्सेस प्रोसीजरल लॉ, द व्हाट वर्सेस द हाउ ऑफ लॉ। हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन कानून के क्या और कैसे के बीच के अंतर को देखता है। एक तरह का कानून ये बताता है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, जबकि दूसरा ये बताता है कि हम उन अधिकारों को कैसे लागू करते हैं। तो सब्सटैंटिव लॉ कानूनों का वो सेट है जो लोगों के अधिकार और जिम्मेदारियों को बताता है। ये रूल्स ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करता है। इसे खेल के नियम समझिए। क्रिकेट में ये नियम है कि अगर बॉल स्टंप से टकराती है तो बैट्समैन आउट है। ये क्या है? अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ पर। ये वो कानूनी नियम है जो बताते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ को कैसे लागू किया जाएगा। ये प्रोसेस को डिफाइन करता है, मतलब खेल कैसे खेला जाता है, अंपायर का इशारा, अपील करने का तरीका, थर्ड अंपायर के पास जाने के नियम। ये कैसे है? कानूनी सिस्टम में भी सब्सटैंटिव लॉ हमें बताता है कि चोरी एक अपराध है, जबकि प्रोसीजरल लॉ पुलिस को गिरफ्तारी करने, मुकदमा चलाने और अदालत में सबूत पेश करने की प्रक्रिया बताता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। Why this system matters, the power of order। तो इन सभी कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस को समझने के बाद आखिरी सवाल ये है, ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? जवाब सरल है, ये व्यवस्था की शक्ति है और ये सीधे हमारे अधिकारों और न्याय तक हमारी पहुंच को प्रभावित करता है। आखिर में, classification fosters clarity and coherence, contributing to a more accessible, informed and effective legal system overall। मतलब कानून का क्लासिफिकेशन एक उलझे हुए धागे को सुलझाने जैसा है। ये स्पष्टता लाता है और ये सुनिश्चित करता है कि हमारी कानूनी प्रणाली सभी के लिए सुलभ, समझने योग्य और प्रभावी हो। जब कानून व्यवस्थित होते हैं तो वकील बेहतर सलाह दे सकते हैं, जज निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं और आम नागरिक अपने अधिकारों को जान सकते हैं। एक साफ कानूनी मैप होना एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। और हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। As society changes,